तो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है। तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं। सोनम, एक नाम जिसने रघुवंशी हत्याकांड में सबका ध्यान खींचा। लेकिन जब नार्को टेस्ट हुआ तो जो सच बाहर आया उसने हर किसी की सोच को हिलाकर रख दिया। क्या वाकई सोनम ने उस खौफनाक वारदात को खुद अंजाम दिया? क्या नार्को टेस्ट में उसने कुछ ऐसा कहा जो अभी तक छिपा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कुछ सच है या सिर्फ एक सोशल मीडिया का बनावटी तमाशा? आज हम इस पूरे केस को बारीकी से खोलेंगे, सिर्फ अफवाहों पर नहीं बल्कि उन तथ्यों पर बात करेंगे जो सामने आ चुके हैं। तो बने रहिए, क्योंकि सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड सिर्फ एक कहानी नहीं, ये इंसान के अंदर छिपे शैतान और सिस्टम की सच्चाई का आईना है। दोस्तों, कभी कभी प्यार में धोखा मिलता है, लेकिन कभी कभी प्यार ही मौत की साजिश बन जाता है। सोनम का ये मर्डर कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ना ही कोई अचानक फूटा इमोशनल विस्फोट। ये एक प्लान था, एक ठंडी, खामोश लेकिन शातिर साजिश। जिस वक्त, जिस दिन, जिस जगह रघुवंशी को बुलाया गया, वो सब प्री डिसाइडेड था। इतना ही नहीं, सोनम ने यहां तक प्लान कर रखा था कि उसके बाद क्या बोलना है, किसे फोन करना है, पुलिस को क्या बताना है। मतलब, अगर आप सोचते हैं कि ये किसी टूटे हुए दिल की चीख थी, तो नहीं, ये किसी ठंडे दिमाग की चाल थी। अब सोचिए, कोई लड़की इतनी मासूम भी नहीं होती कि हत्या के बाद एकदम नॉर्मल तरीके से पुलिस को बयानों में चकमा दे, पर सोनम ने दिया। उसने एक नहीं, कई बार अपने स्टेटमेंट बदले, हर बार एक नया वर्जन, एक नई कहानी, और हर कहानी में एक बात कॉमन थी, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन सवाल ये है, अगर बेगुनाह थी तो इतना सब कुछ पहले से क्यों प्लान किया गया था? जब शुरुआत में राजा रघुवंशी की मौत को एक सीधा साधा सुसाइड केस माना जा रहा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे इतनी गहरी साजिश छुपी हो सकती है। मगर जैसे जैसे केस की तहें खुलती गईं, कहानी खुद ब खुद मर्डर की तरफ मोड़ लेने लगी। दरअसल शादी के कुछ ही दिन बाद जो एक खुशनुमा सफर की शुरुआत लग रही थी, वो धीरे धीरे एक खौफनाक रहस्य में बदल गई। 11 मई 2025 को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की धूमधाम से शादी हुई थी। शादी के महज 9 दिन बाद यानी 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय रवाना हुए। पहले वे शिलोंग पहुंचे और फिर वहां से सोहरा यानी चेरापूंजी की ओर निकले। लेकिन 23 मई को अचानक दोनों गायब हो गए और उनके फोन भी बंद हो गए। आखिरी बार उन्हें नांगरियाट गांव के एक होम स्टे में देखा गया था। इसके अगले दिन उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा हाईवे पर लावारिस हालत में खड़ा मिला, जिसने पहली बार शक की घंटी बजाई। इसके बाद लंबी तलाश के बाद 2 जून को एनडीआरएफ की टीम ने ड्रोन की मदद से राजा की लाश वेई सौडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में पाई। वहां से राजा की अंगूठी, जूते और घसीटने के निशान भी मिले। ये सब कुछ ये इशारा कर रहे थे कि मौत हादसा नहीं बल्कि कोई गहरी साजिश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस शक को और मजबूत कर दिया जब यह सामने आया कि राजा के सिर पर 2 गहरे चोट के निशान थे, जो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा कर रहे थे। जांच में पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये हत्या प्लान की थी। और सिर्फ प्लान नहीं, उसने बाकायदा 3 अलग अलग लोगों, आकाश, विशाल और आनंद को पूरे राज्य से भर्ती किया था ताकि हत्या को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। सोचिए, प्यार की आड़ में मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। क्या आप सोच सकते हैं कि राजा को मारने की कोशिश एक बार नहीं बल्कि 3 बार पहले की जा चुकी थी, लेकिन हर बार किस्मत ने राजा को बचा लिया। मगर चौथी बार जब वो शिलांग के एक खूबसूरत लेकिन सुनसान वाटरफॉल के पास गया था, वहीं पर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उस शोर में जहां सिर्फ झरने की आवाज थी, किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। गाइड जो उस दिन साथ था, उसने बताया कि सोनम और राजा के साथ 3 अनजान लड़के दिन में 1-2 बार आसपास मंडरा रहे थे। वही लड़के जिन्हें सोनम ने अपने प्रेमी के कहने पर बुलाया था। उस वक्त किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन वही 3 चेहरे अब इस हत्याकांड के काले सच की सबसे बड़ी कुंजी बन गए हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली जिंदगी में हुआ है। और ये दिखाता है कि जब प्यार, पैसा और धोखा एक साथ मिलते हैं तो इंसानियत की सारी हदें पार हो जाती हैं। चौंकिए मत, ये अभी शुरुआत भर है। अब दोस्तों, जैसे जैसे जांच गहराती गई, राजा रघुवंशी केस की परतें खुलती चली गईं और चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आईं।
शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे शक की सुई सोनम की तरफ घूमने लगी। पूछताछ के दौरान सोनम लगातार अपने बयान बदलती रही, जिससे पुलिस को उसके बयानों में असंगतियां नजर आईं। परिवार वालों ने भी बताया कि सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने अपनी मां के सामने ये भी स्वीकार किया था कि वह राज के साथ रिलेशनशिप में थी। इसी बीच पुलिस को इंदौर और फिर शिलांग से कुछ डिजिटल सबूत हाथ लगे, जिनमें चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज शामिल थे। जब ये सारे सबूत सोनम के सामने रखे गए तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। वह रो पड़ी और आखिरकार कबूल कर लिया कि वह इस हत्या की साजिश में शामिल थी। उसने माना कि ये मर्डर उसने अकेले नहीं किया, बल्कि इसे पूरी तरह प्लान किया गया था। साथ ही इंदौर में जिस मकान में सोनम छिपी थी, उस मकान मालिक और वहां के सुरक्षा गार्ड को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर सोनम को पनाह देने का आरोप है। जांच जैसे जैसे गहराती गई, धीरे धीरे इस केस में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस के सामने साजिश के मास्टरमाइंड का खुलासा हुआ। आरोपियों, खासतौर पर राज कुशवाहा और उसके साथियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सोनम थी। उन्हीं के मुताबिक सोनम ने पैसे दिए, प्लान तैयार किया और घटना के समय वह खुद मौके पर मौजूद थी। हालांकि यह बात अभी पूरी तरह से साबित नहीं हुई है और अदालत में इसकी पुष्टि होनी बाकी है। दूसरी ओर केस की कानूनी स्थिति पर नजर डालें तो इस समय सोनम, राज और बाकी तीनों मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें मेघालय की अदालत में पेश किया जा चुका है। अब यह केस एक आम अपराध नहीं रह गया है, बल्कि इसमें हनीमून के बहाने गायब करना, फिर लाश की बरामदगी और एक जबरदस्त साजिश जैसे पहलू सामने आकर इसे एक असली क्राइम थ्रिलर में बदल चुके हैं। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक रिपोर्ट में नार्को टेस्ट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो कबूलनामे और सबूत सामने आए हैं वे कहानी को और भी रहस्यमय बना देते हैं। अब देखना यह है कि अदालत सोनम की भूमिका को किस तरह देखती है और क्या वाकई वह इस मर्डर प्लान की मास्टरमाइंड थी या इसके पीछे और भी कोई छिपा चेहरा है। अब देखा जाए तो राजा रघुवंशी के परिजनों, विशेषकर उनके भाई विपिन और सचिन रघुवंशी ने सोनम और राज दोनों के नार्को टेस्ट की सार्वजनिक मांग थी। मांग करते हुए विपिन ने कहा, सोनम और राज जिस तरह से पुलिस को गुमराह कर रहे हैं वह चौंकाने वाला है। नार्को टेस्ट के बिना सच सामने नहीं आएगा। परिजनों का मानना है कि बार बार बदलते बयानों और झूठ की वजह से हत्या की साजिश में अब भी कई परतें छुपी हैं, जो केवल वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक जांच से ही उजागर हो सकती हैं। हालांकि अब तक सरकारी स्तर पर नार्को टेस्ट की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में यह बात सामने आई है कि सोनम ने जांच एजेंसियों के सामने कबूल किया, हाँ मैंने ही मारा है। ये कबूलनामा उस समय हुआ जब पुलिस ने सोनम को डिजिटल सबूतों, सीसीटीवी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स से घेर लिया। उस बयान के बाद केस ने एक निर्णायक मोड़ लिया और सोनम को मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किया गया। सोनम के बर्ताव ने सबको चौंका दिया। न तो उसने कोई पछतावा जताया और न ही उसने डर या असुरक्षा दिखाई। कुछ मनोचिकित्सकों का मानना है कि ये संकेत हैं साइकोपैथिक टेंडेंसीज के, यानी एक ऐसा दिमाग जो अपराध को अपराध नहीं मानता। वहीं कुछ अन्य मानते हैं कि यह ट्रॉमा ट्रिगर या डिसोसिएटिव बिहेवियर का परिणाम हो सकता है। किसी गहरे मानसिक आघात से भी ऐसा बर्ताव संभव है। जेल में उसका व्यवहार और भी अजीब हो गया। जेल स्टाफ के अनुसार सोनम खुद से बात करती है, दीवारों को घूरती है, कभी जोर से हंसती है तो कभी फर्श पर चुपचाप बैठी रहती है। उसके कुछ कथन डर को मार दो, जो करे वही भरे, उसे एक साधारण कैदी से एक डरावने रहस्यमय कैरेक्टर में बदलते हैं। जेल प्रशासन उस पर मानसिक निगरानी भी करवा रहा है। शुरुआत में प्रेमी राज कुशवाहा लगातार सोनम का बचाव करता रहा, लेकिन जब जांच में सारे डिजिटल सबूत सामने आए और सोनम ने खुद स्वीकार किया कि उसने हत्या की योजना बनाई, तब राज खुद को पीछे खींचने लगा। अब वह खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश में है, जिससे यह साफ होता है कि वह कानूनी चालें चल रहा है और एक अलग रास्ता चुनना चाहता है। राजा का परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार माना जाता है और उनके पिता ने सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। उन्हें यह आशंका है कि राजा रघुवंशी का परिवार, जो पहले ही इस हत्या से टूट चुका है, अब इस बात से डरा हुआ है कि कहीं केस को जानबूझकर लंबा न खींचा जाए।
उन्हें डर है कि सोनम के संपर्क या किसी राजनीतिक रसूख की वजह से मामले में कोई बड़ी सिफारिश न आ जाए जिससे उसे राहत मिल जाए। पहले भी भारत में कई ऐसे हाई प्रोफाइल केस देखे जा चुके हैं जहां आरोपी रसूख की वजह से बच निकले हैं। यही डर इस परिवार को और भी बेचैन कर रहा है। इस केस ने जनता के दिलों दिमाग में भी गहरी दरार बना दी है। एक पक्ष कहता है सोनम पूर्व योजना से हत्या में शामिल थी और वो एक मास्टरमाइंड अपराधी है। दूसरा पक्ष कहता है हो सकता है वह मानसिक दबाव, विवाहिक असंतोष या डोमेस्टिक ट्रॉमा का शिकार रही हो। अब यह बहस केवल कोर्ट की नहीं रही, यह जनता की अंतरात्मा का मामला बन गया है। राजा रघुवंशी की मौत ने सिर्फ एक होनहार बेटे को नहीं छीना, बल्कि एक पूरे परिवार की खुशियां, उम्मीदें और जीने की वजह भी छीन ली। उनके माता पिता अब भी सदमे में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुकी हैं उनकी माँ। जिस बेटे को पालने पोसने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी बेटे की लाश देखकर वो सुन्न पड़ गईं। लोगों ने बताया कि जब राजा की लाश घर आई तो उनकी माँ जमीन पर गिर पड़ी और बस यही कहती रहीं, मेरा राजा क्यों चला गया। उन्होंने रोते हुए कहा था कि उन्होंने तो बेटे के बिना कभी खाना भी नहीं खाया। कई दिनों तक उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। उनके लिए हर दिन अब वही सुबह लेकर आता है जिसमें बेटे की मौत की खबर गूंजती रहती है। राजा की मां ने बताया कि उनके बेटे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मुस्कुराता था, सबकी मदद करता था। फिर उसके साथ इतना क्रूर खेल क्यों हुआ। वो अक्सर भगवान से सवाल करती हैं, अगर मेरा बेटा इतना ही बुरा था तो तूने उसे पैदा क्यों किया। वो हर रोज राजा के कमरे में जाती है, उसकी किताबें, कपड़े और उसका मोबाइल उठाकर देखती हैं, जैसे उसे महसूस करना चाहती हूँ। उनके लिए राजा कहीं गया नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं कि अब वो लौटेगा नहीं। परिवार वाले अब किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये केस भी बाकी मामलों की तरह ठंडे बस्ते में न चला जाए। उन्हें इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ, ताकि वो कम से कम अपने बेटे को यह कह सकें कि बेटा तेरी मौत बेवजह नहीं गई। उनका दर्द ऐसा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेटे के बिना जीना अब उनके लिए सिर्फ सांसें लेना भर रह गया है। राजा की मौत के बाद परिवार जैसे जीवित होते हुए भी मर गया। माँ की हालत ऐसी थी कि कोई बात करता तो वो सिर्फ बेटे का नाम लेकर रो पड़ती। लेकिन इसी गमगीन माहौल में एक और कड़वी सच्चाई ने परिवार को झकझोर कर रख दिया। वो थी उनकी बेटे और बहू के बीच हुई आखिरी बातचीत। राजा रघुवंशी की मां बताती हैं कि आखिरी बार उनकी बात 23 तारीख को पहले राजा से फिर सोनम से अलग अलग हुई थी। राजा का मोबाइल पहले से ही 2 दिन से बंद था, इसलिए बात सोनम के फोन से हुई। जब उन्होंने पूछा कि राजा का फोन क्यों बंद है, तो सोनम ने कहा कि उसका फोन बैग में रखवा दिया गया है, लेकिन क्यों और किसने रखवाया ये नहीं पता। माँ बताती हैं कि राजा ने कॉल पर कहा था, मम्मी दर्शन कर रहा हूँ, लाइन में खड़ा हूँ। वो उस वक्त कामाख्या देवी मंदिर में था। बाद में सोनम ने बताया कि लाइन लंबी थी, इसलिए उन्होंने किसी जान पहचान वाले पंडित की मदद से सीधे दर्शन कर लिए। जब माँ ने बाद में सोनम से कॉल पर बात की तो वो थकी हुई लग रही थी। उसने कहा कि बहुत थक गई हूँ, व्रत भी था और कॉफी भी खराब मिली थी। फिर उसने राजा को फोन पकड़ा दिया। राजा ने सिर्फ इतना कहा, हेलो मम्मी, हम ऊपर पहुंच गए हैं, अभी केले खा रहा हूँ। यही उनकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। माँ ने अगली सुबह भी कई बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तब उन्होंने बड़े बेटे को बताया और बाद में ये भी पता चला कि सोनम के पास एक दूसरा नंबर भी था जो परिवार को मालूम नहीं था। राजा की माँ को याद है कि आखिरी बातचीत में राजा थोड़ा घबराया हुआ लगा था। उन्होंने पूछा भी, ऊपर क्यों गए हो बेटा, वहां से खाई दिखती है, डर लगता है। राजा ने बस कहा, नहीं मम्मी, बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है। जब माँ से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, तो उन्होंने कहा, अब जो बातें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर तो लगता है हाँ, आजकल की लड़कियां ऐसा कर भी सकती हैं। उन्होंने बताया कि शादी दोनों की मर्जी से हुई थी, परिवार भी राजी था, लेकिन शादी के बाद सोनम केवल 4 दिन ही ससुराल में रही और फिर अपने मायके लौट गई। बिना किसी को बताए ही उसने वहीं से टिकट भी बुक कर ली। माँ का कहना था, ना तो सोनम ने बताया, न उसके घर वालों ने पूछा, जैसे बेटी अब पराई हो गई हो। उन्होंने कहा कि सोनम के घर वाले खुद कहते थे कि शादी के बाद 100 दिन तक लड़की को मायके से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद ही सब नियम तोड़े। राजा की अंतिम यात्रा के दिन राज कुशवाहा भी मौजूद था, जो बाद में वीडियो देखकर ही उन्हें पता चला। माँ ने यह भी कहा कि सोनम के पापा हार्ट पेशेंट हैं या नहीं, उन्हें नहीं पता।
बस इतना कि कोई दवा चल रही थी। अब जब एक एक करके चीजें सामने आ रही हैं, माँ खुद भी परेशान है और कहती हैं कि अब सोनम के लिए उनका रुख पहले जैसा नहीं रह सकता। अगर उसे साथ नहीं रहना था तो ना रहती, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी। जब उन्होंने सोनम की माँ से पूछा तो बस इतना जवाब मिला, मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं था। इतना ही नहीं, सोनम की बेहद करीबी सहेली ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। शिवानी से जब पूछा गया कि जो कुछ भी पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रहा है, क्या वो सब यकीन करने लायक है, खासकर अपनी स्कूल की दोस्त सोनम को लेकर, तो शिवानी ने जवाब दिया, देखिए ये सब चीजें तो मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती कि सोनम ये कर सकती है, क्योंकि सोनम को अच्छी तरीके से जानती हूं मैं। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। ये हो सकता है कि उसे झूठे केस में फंसा रहे हों। जब पूछा गया कि सोनम को झूठे केस में क्यों फंसाया जाएगा, तो शिवानी ने कहा, देखिए मेघालय पुलिस का इसमें कोई सीधा फायदा नहीं है और ना ही जिसने ये सब किया उसका कोई फायदा दिख रहा है। अभी सोनम कुछ नहीं बोल रही है तो हो सकता है कि जिसने सच में ये सब किया हो वही ये झूठे बयान और झूठा केस सोनम पर डलवा रहा हो। शिवानी का मानना है कि मेघालय सरकार भी शायद अपनी बदनामी या कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा कर रही हो। उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, मेघालय सरकार काफी स्लो काम कर रही है। हो सकता है अब जब सोनम मिल गई है तो सरकार खुन्नस में आकर ये सब चीजें कर रही हो। जब सोनम और राज कुशवाहा के बीच अफेयर की बात उठी तो शिवानी ने इस पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, देखिए सोनम का नेचर काफी अच्छा था, वो करियर पर फोकस करने वाली लड़की थी, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, ऐसी बातें उसके बारे में मानना मुश्किल है। शिवानी ने आगे बताया कि राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था और जब रिश्ता भाई बहन जैसा था तो उसमें बॉयफ्रेंड जैसी बातें कहां से आ गईं? जो लोग रिश्तेदार बनकर या फिर बॉयफ्रेंड बनकर सामने आ रहे हैं वो सब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सोनम के नेचर को लेकर जब पूछा गया कि वह किस तरह की लड़की थी, क्या पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी या फिर दोस्ती और घूमने फिरने में ज्यादा रुचि रखती थी, तो शिवानी ने साफ कहा, सोनम का माइंड पूरी तरह से बिजनेस माइंड था। जब से गोविंद भैया ने बिजनेस शुरू किया था तभी से सोनम पूरा फोकस उसी बिजनेस को बढ़ाने में लगाई हुई थी। उन्होंने बताया, हमेशा फोन पर चेक की बातें, कितना कैश आया, कितना माल बन रहा है, कितना भेजा जाना है, कितने का ऑर्डर आया, बस यही सब बातें होती थीं। ये सारी बातचीत गोविंद भैया और राज भैया के साथ होती थी। शिवानी ने कॉल रिकॉर्डिंग के मुद्दे पर भी बात की और कहा, जब सोनम ऑफिस के सभी काम संभाल रही थी तो जाहिर है कि बात भी उसी से होगी जो माल भेज रहा है, ऑर्डर देख रहा है। डायरेक्ट तो गोविंद भैया को कॉल करेगी नहीं क्योंकि वो तो दूसरे बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। शिवानी ने आगे बताया कि गोविंद भैया के काफी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके पास खुद क्लाइंट्स के कॉल्स आते हैं। ऐसे में गोविंद भैया के पास इतना समय नहीं होता कि वह खुद ये देखें कि कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है या चेक की डिटेल्स क्या है। इसलिए उन्होंने सारा काम राज भैया को सौंप रखा था। सोनम को भी जो काम दिया गया था उसमें उसे यह देखना होता था कि कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने चेक बनकर तैयार हैं और कब कब भेजना है। ये सारी बातें वो राज से पूछकर करती थीं कि कितना माल भेजना है, कितना लोड हुआ है, कितना अनलोड हुआ है, और ये सब बातचीत कॉल्स के जरिए ही होती थी। सोनम की निजी जिंदगी पर बात करते हुए उसकी सहेली शिवानी ने बताया, हम दोनों के बीच काफी पर्सनल बातें होती थीं। मैं अपनी सारी बातें सोनम से शेयर करती थी और वो भी मुझसे अपनी बातें शेयर करती थी, लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया कि उसका किसी कलीग से कोई रिलेशन है या कोई इस तरह की दोस्ती है। शिवानी ने आगे कहा, सोनम अक्सर बताती थी कि उसके ऑफिस में एक लड़की और एक लड़का काम करते हैं जो आपस में मजाक मस्ती करते हैं और वो कैसे उनसे काम करवाती है, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसका किसी के साथ कोई खास रिश्ता है। वो हमेशा अपने साथ काम करने वालों को भाई बहन की तरह ही देखती थी। अब इन सब के बाद झूठी अफवाहें भी फैली हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट में सोनम ने सब कुछ कबूल कर लिया है। कोई कहता है उसने किसी तीसरे आदमी का नाम लिया, कोई दावा करता है कि उसने खुद बताया कि कैसे राजा को मारा गया। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि ये बातें आई कहां से? सच्चाई ये है कि अब तक सोनम का कोई भी नार्को टेस्ट हुआ ही नहीं है। ना पुलिस ने ऑफिशियली इसकी पुष्टि की है, ना कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है। जो कुछ वायरल हो रहा है वो सिर्फ अफवाहें हैं, सोशल मीडिया पर टीआरपी और व्यूज के लिए फैलाया गया झूठ। और अगर आगे चलकर नार्को टेस्ट होता भी है तो वो कोई सुपर ट्रुथ मशीन नहीं होती। नार्को टेस्ट का डेटा कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य नहीं होता।
ये सिर्फ जांच को एक दिशा देने का जरिया होता है, कोई फाइनल सच नहीं। और जेल में सोनम का भयानक रूप दिखाने वाले जो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर एडिटेड या एग्जैजरेटेड हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सोनम निर्दोष है या दोषी, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसी को दोषी ठहराने का काम कोर्ट का है, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोस का नहीं। सोचिए, अगर कल को आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस तरह अफवाहों का शिकार हो जाए तो कैसा लगेगा। इसलिए जब तक जांच पूरी न हो और कोर्ट का फैसला न आए, न किसी को भगवान मानिए न हैवान, सिर्फ सच्चाई का इंतजार करिए। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और सच्चाई पर आधारित खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपनी आवाज उठाएं और ऐसे और सच्चे असली मामलों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपके एक क्लिक से शायद किसी मां को हौसला मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।